सिस्टम अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा कि विधिवेत्ता और हमारे जो राजनीतिक विज्ञान के वर्ग हैं वो बताया करते हैं। अभी विषय पे हमारे डॉक्टर समोरिया साहब हैं। आपका भी ज्ञान इस विषय में काफी गूढ़ है और हम काफी देर से उत्सुक हैं उनको सुनने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश समोरिया साहब से कि वो कारगर बात मुझे बताएं और लाभान्वित करें। डॉक्टर समोरिया साहब। थैंक यू सर। माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के सभी डीन, डायरेक्टर्स, ऑफिसर इंचार्जेस, मेरे साथ वर्दी स्पीकर शेखावत, डॉक्टर बीना, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत अधिक समय तो नहीं लूंगा आपका, लेकिन एक लोकतंत्र के बारे में और इस टॉपिक के बारे में एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश मैंने की है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ ना राजनीति विज्ञान का। लेकिन जो एक मेरी समझ है के आधार पर आप पहला लगाइए सर, इसी में कर दिया क्या? ऐसे ही दिखाते हो क्या? तो क्या बोला, आप स्टाइल यही होते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन और मैं स्टाइल देख ही रहा हूँ। वो फ्लोरा नहीं जा रहा। मुझे तो कहते भाई मैं नहीं आता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नहीं नहीं, मैं नहीं भी आता, कोई बहुत बड़ी बात है। ना ना बैठे हैं वो ठीक बात है, लेकिन कई बात अनकही भी ठीक रहती है। मैंने जो आप जो कहते थे ना टिकॉन साहब, आई बिकम दैट पर्सन कि आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो आई बिकम दैट लास्ट पर्सन। चलिए, तो नेक्स्ट करिए। इसमें कुछ बहुत चीजें, दो चीजें मैं आपके पॉइंट ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बात, लिंकन क्या कह रहे थे लोकतंत्र के बारे में, एज आई वुड नॉट बी स्लेव सो आई वुड नॉट बी अ मास्टर। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर स्लेव मास्टर रिलेशनशिप है, हम जानते हैं लिंकन के बारे में, उसके बारे में चूंकि बहुत समय नहीं, मैं एलेबरेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो नीचे हमारे जो फादर कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, वो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए डेमोक्रेसी नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट्स ए फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और यहीं से हमारी जो डेमोक्रेटिक हमारा मिजाज है, या हमारा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, या इंडिया का डेमोक्रेटिक डीएनए है, उसको एक अभिव्यक्त करने वाला स्टेटमेंट डॉक्टर अम्बेडकर का है कि हम गवर्नमेंट नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेसी के नजरिए से। नेक्स्ट, और हमारी डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? दुनिया भर में डेमोक्रेसी की जब बात होती है, मेजोरिटी की बात होती है, वोटिंग की बात होती है, जैसे डॉक्टर जब जिक्र कर रहे थे सुकरात को मेजोरिटी की वोटिंग से जहर पिला दिया गया, तमाम बातें होती हैं। हमारा एसेंस ये है कि हम डिफरिंग ओपिनियन रखते भी हैं, उन डिफरिंग ओपिनियंस को अकोमोडेट भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि डिफरिंग ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दी जाती हो। इंडिया इज द ओनली कंट्री कि जहाँ डिफरिंग ओपिनियन को उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे यहाँ चारवाक दर्शन को न मानने वाले लोग भी चारवाक दर्शन का सम्मान करते हैं। हम चाहे मत मतांतर वाले लोग हों, किस मत के न हों, लेकिन विपरीत मत का सम्मान करने की परंपरा एक हमारी डीएनए में है। दूसरी एक बात यह है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा आज के दौर में भी जो मेजोरिटी का एक फैसला हो जाता है लोकतंत्र में, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की एक बड़ी कहना चाहिए करेक्टर है, हमारी डेमोक्रेसी में नए सिरे से बात करते हैं कि मेजोरिटी का कोई भी चीज थोपा जाना हम लोकतंत्र नहीं मानते। और इसलिए आपने देखा होगा कई विधेयक, कई कानून पार्लियामेंट मेजोरिटी से पास करती हैं, लेकिन भारत का नागरिक सड़कों पर आता है, भारत का नागरिक विरोध प्रदर्शन करता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी माइनॉरिटी की ओपिनियन भी अगर है, माइनॉरिटी से मेरा मतलब किसी सेक्स से मतलब नहीं है, ओपिनियन के संदर्भ में अगर अल्पमत का भी विचार यह है कि यह कानून में, विधेयक में, हमारे शासन में ये चीज आनी चाहिए, तो उसको उतना ही सम्मान मिलता, वो चीजें आती हैं। जो हमारे यहाँ आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रोविजन है वो भी इसी होते हैं। और ये कोई रातों रात व्यवस्था नहीं हुई, पुरानी व्यवस्था है। तीसरी एक बात यह है
कि हम हमारे जो तमाम तरह की जो एक डिसीजन मेकिंग है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है नेशनल लेवल पे से लेके ग्राउंड गांव तक लेवल पे, उसमें हम तमाम लोगों के ओपिनियंस को ईगरली वेट करते हैं और तमाम तरह के ओपिनियंस को, विचारों को अकोमोडेट करने के बाद एक फाइनल डिसीजन निकल के आता है. सो इट्स a grinding of various thoughts and there's opinions of the diverse people, and after the grinding we are coming to a conclusion that decision is made. That's pretty. और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती थी, आज 26/9/49 है, और इस दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट अप्रूव किया है, डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत याद किया जाता है. और उस वक्त भी क्या कह रहे थे वो, डेमोक्रेसी इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड. एक ऐसी क्रांति जिसमें ब्लडशेड नहीं है और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन लाने का एक समय. फिर बाद में सवाल एक डॉक्टर अम्बेडकर ही खड़ा करते हैं 26/9/49 को, क्या हमें राजनीतिक लोकतंत्र होना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए. और ये बहुत ही सामयिक विषय है. ये चर्चा तब भी सामयिक थी, ये चर्चा आज भी सामयिक है कि जब जब हम राजनीतिक लोकतंत्र बनते हैं, हमारा पतन होता है. और चाहे पुरातन काल रहा हो, चाहे मध्यकाल रहा हो, चाहे आधुनिक समय रहा हो, जब जब राजनीतिक लोकतंत्र रहा है, वो लोकतंत्र क्षीण होता है, वो डिग्रेड होता है, अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होती है, भारत का पतन होता है. और जब जब हम जब लोकतंत्र के अर्थ में, जब हम सामाजिक लोकतंत्र के पैरोकार रहे हैं, तब तक भारत का मान हुआ है, चाहे इंडस सिविलाइजेशन हो, चाहे अशोक का समय हो, चाहे आज का समय हो. और ये जो हम बात करते हैं भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप की, वो भारत में बहुत पुरातन है. दोनों विद्वान वक्ताओं ने अच्छे से इस बात को कहा है, मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं. और इसके एविडेंसेस बिखरे पड़े हैं तमाम तरह की लिटरेचर में, तमाम तरह के पॉइंट्स में, तमाम वेरियस रिकॉर्ड्स में. अगर हम पर्टिकुलरली एंशिएंट भारत की बात करें तो 3 तरह की वैचारिक प्रवाह भारत में देखने को मिलते हैं. एक वैदिक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है. और तीनों ही वैचारिक प्रवाहों में हम, पूजा पद्धति विभिन्न हो सकती है, कुछ मतमतांतर हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एथिक है भारत की जनता का, भारत के एटीट्यूड का बेसिक एथिक है, वो तीनों में मिलता है. इसे लोकतंत्र भी तीनों में नजर आता है और लोकतंत्र से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति की नजर आती है. हम जब ये डॉक्टर मीणा जी बता रहे थे, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा. मैं आपको लेके चलता हूँ इंडस सिविलाइजेशन पे कि ऐसा क्यों है हमारे यहाँ. इंडस सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. और इसके बारे में जितनी मालूमात अब हो चुकी हैं, और जिस मालूमात को सिंथेसाइज किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अपने भी शोध के आधार पर, जो इन चीजों को, नेक्स्ट ले लीजिए, जो उनको समराइज कर रहे हैं, उसके आधार पे ये एक ऐसी व्यवस्था जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, आयरन एज से पहले की है. और आगे चलिए, तो बहुत लेट हो गया. हाँ, पीछे पीछे पीछे. ये एक एवोल्यूशन है इंडस कल्चर का. ये लगभग 7000 BC में फर्स्ट एविडेंस मिलता है इसका, जहां स्टेबलाइजेशन होता है. देन कुछ टाउन डेवलप हुए, और 3700 BC के आसपास ये पहली सिविलाइजेशन है दुनिया की जहां सिटी का कंसेप्ट है, जहां नगर है, अर्बनाइजेशन है. और नगर भी छोटे मोटे नहीं, 10,000 की आबादी के नगर भी काफी इसमें मिलते हैं. और वहां से ग्रोथ करता करता 2000 BC तक लोगों का पीक पीरियड आता है. और 1600 BC में ये इसका एक डिस्पर्सल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इस 1600 BC के बारे में बहुत तरह का बातचीत है, इतिहास में भी, हमारे मैथोलॉजी में भी, पुराणों में भी. एक मान्यता यह है कि ये आर्य आक्रमण का समय है. इसका पक्ष में विपक्ष में तमाम तरह के, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता. इसको हमारे वेदों में, पुराणों में देवासुर संग्राम से लिखा गया है. लेकिन 1600 BC के बाद इसका जो सेंटर था इंडस का, वो वहां से डिसमिनेट हुआ, श्रंक हुआ, और ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुई. नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूट आप देखेंगे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, आप देखेंगे कि जैसे 10,000 BC से लेके इनिशियल स्टेट इसका स्टार्ट हुआ, और तमाम सैचुरेशन पॉइंट लेते हुए ये 1600 BC के आसपास अपने जहाँ डिसइंटीग्रेट हुई, 2500 BC पे से पीक है, और लगभग 1000 साल लगभग ये सभ्यता अपने पीक पर रही. और वहाँ जो तमाम तरह चीजें थी आज जो हम लोग समझ पा रहे हैं, वो हमारा ट्रेडिशन है, जो मैं आज तो शुरू में बात कर रहा था कि हमारा लोकतांत्रिक मिजाज है, लोकतांत्रिक DNA है, हमारा एक अकोमोडेटिंग एटीट्यूड है, वो सब यहीं से निकल के आ रहा है. और इसकी जब हम लोग चर्चा करते हैं, इसके नष्ट होने के कारणों पर तो मैं नहीं जाऊंगा, श्रिंक कर रहा हूँ उसको मैं. तो पीक ऑफ सिविलाइजेशन आप देखेंगे 3 मेजर पॉइंट, नेक्स्ट के लिए 3 मेजर पॉइंट है. मोहनजोदड़ो का एक कॉम्प्लेक्स है, एक हड़प्पा का कॉम्प्लेक्स है, एक धोलावीरा कॉम्प्लेक्स है. ये कॉम्प्लेक्सेस में डेवलप हुआ, और फिर यहाँ से
क्योंकि ये आप देखेंगे तो इंडिया का अनडिवाइडेड इंडिया में बात कर, जब जब यहाँ इस संदर्भ बात होगी भारत की, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। वेस्टर्न से टुवर्ड्स ईस्टर्न इसका एक प्रोलिफरेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। क्लस्टरिंग 3 जगह पर लोकेट है, लेकिन धीरे शनै शनै ये वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता गया। नेक्स्ट पेज लीजिए। और जब आप हम इंडस में जाएंगे तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इंडस के प्रीस्ट किंग का है। यहाँ प्रीस्ट का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो तमाम तरह के रिचुअल्स जो होते हैं, तमाम तरह के संस्कार जो होते हैं, उनको कराने वाला मुखिया। उसके नीचे और लोग भी होते हैं, मुखिया, और यही किंग है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजियस जो एक दोनों का मिला के हेड है, और ये इसके हेडशिप में ये पूरी सभ्यता चली, और लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस इंडस सिविलाइजेशन ने एक्वायर किया। ये अलग तरह के फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट चलिए। ये नेक्स्ट, ये जो इंडस से आपको तमाम तरह की सीलें मोहरें मिलती हैं, आप देख रहे होंगे बीच में तमाम एक चक्र का निशान नजर आ रहा होगा। और इसके और भी मैनिपुलेशन, लेकिन मुझे समय कम मिला तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग बहुत बोर होंगे, तो मैं चक्र पे ही कंसंट्रेट करूंगा। कि चक्र का निशान हमारे यहाँ ये धम्म चक्र प्रवर्तन जो कहा गया, धम्म चक्र इसको कहा गया, धर्म का चक्र कह लीजिए। वो धर्म नहीं, दरअसल धम्म है, ज्ञान है। पाली भाषा में धम्म का मतलब ज्ञान होता है। ये द व्हील ऑफ नॉलेज। सो तब से हमारा व्हील ऑफ नॉलेज प्रिवेल कर रहा है इंडस के समय से। नेक्स्ट चलिए प्लीज। और ये तमाम तरह की और उस वक्त की सील्स हैं मोहनजोदड़ो की, इंडस सिविलाइजेशन की। हमको फिर देखेंगे चक्र के निशान फिर नजर आएंगे। और इसके बारे में जब हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट चलिए, इसके बारे में हम कंक्लूड करते हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये कहेंगे कि इट वाज ए कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेड सिविलाइजेशन। जब ये कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेड है, और इसमें कोएग्जिस्टेंस ऑफ अर्बन रूरल लाइफ स्टाइल इन सिम्बायोटिक मैनर वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर। जब रूरल लाइफ भी है, अर्बन लाइफ भी है, और कॉम्प्लेक्स भी है, मल्टीफेसिड सिविलाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि इनका गवर्निंग सिस्टम भी बहुत ही प्योरीफाइड रहा होगा, बहुत ही हाई लेवल का गवर्निंग सिस्टम डेफिनेटली रहा होगा। जब हम हाई लेवल के गवर्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम का हमारा ध्यान आ जाता है कि बड़ा आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है, तमाम तरह का ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है। नहीं, आप थर्ड पॉइंट में जब आएंगे, absence of grandiose structures and large standing armies suggests that civilization was more like Greek palaces। अब एक सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है इंडिया के बारे में, कि हमारी उन चीजों की तुलना भी वेस्ट से की जाती है जो हमने वेस्ट से 2000 साल पहले कर ली। ग्रीक पॉलिसिस का मतलब है कि एथेंस में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, और कोई ऐसा आर्मी रूल्ड का या ताकत से शासन करने की कोई एविडेंस वहां नहीं नजर आती है। वो एग्जाम्पल एथेंस में 2000 साल बाद आया। लेकिन इंडस में ये एग्जाम्पल पहले से मौजूद था प्रीस्ट किंग के रूप में, लेकिन आज भी हम उसको कंपेयर करने के लिए एथेंस का एग्जाम्पल लेने के लिए मजबूर है। ये एक सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जब आपका कोई ऐसा आर्मी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एनफोर्सिंग एजेंसी के रूप में वहां एजेंसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी सच एनफोर्सिंग एजेंसी, ह्यूज एस्टेब्लिशमेंट वाज देयर, the establishment was so complex, so diversified, rural urban was there, और उसको उस तरह से मैनेज करने, इसका मतलब उनका जो रूल ऑफ गवर्नेंस था वो एक डेमोक्रेटिक भी था, और न केवल डेमोक्रेटिक डे टू डे था, बल्कि एटीट्यूड एंडेवर में वो डेमोक्रेटिक थे। एंड देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल डायनामिक्स इंक्लूडिंग स्ट्रेटिफिकेशन बिटवीन, इनका जो आपस का पारस्परिक संबंध था। क्योंकि आप देखिए किसी समाज में जाएंगे, समाज में मनुष्य का कार्य के आधार पर विभाजन एक शाश्वत सत्य है, उसको बदल नहीं सकते हम लोग। वो विभाजन किस रूप में होगा, कैसे कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनका आपस इंटर रिलेशनशिप और उनकी आपस की जो कोएग्जिस्टेंस है वो कैसी है। वो इंडस का एग्जाम्पल बताता है कि दैट वाज यूनिक। नेक्स्ट चलिए प्लीज। जिस वक्त हम कह रहे हैं कि 1600 बीसी के आसपास इस सिविलाइजेशन का डिके स्टार्ट हुआ, तो केवल इसी का नहीं हुआ। जो इस टाइप की जितनी ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी, चाहे वो इनका की रही हो, माया की रही हो, खमेर की रही हो, इन सब सिविलाइजेशन का डिके एक न एक समय के बाद हुआ ही है। लेकिन इंडिया का जो सिविलाइजेशन था, इंडियन सिविलाइजेशन था, ये डिपॉपुलेट हुआ, श्रंक हुआ, इसका सेंटर जो थे वो श्रंक हुए, और वहां से एक रेलियन मैनर में इसका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। और ये आप जो लास्ट पॉइंट देखेंगे, द डिक्लाइन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन अडेप्टेशन ऑफ टू रूरल और लोअर एंट्रोपी लाइफस्टाइल दैट आर इजियर टू सस्टेन।
और इस तरीके से छोटे छोटे करके ये रीलोकेट होता गया है। जो मैं आप शुरू में 3 जो लोकेशन बता रहा था, इसके कुछ टिपिकल, नेक्स्ट चलिए, कुछ टिपिकल और एटिपिकल कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिविलाइजेशन के। एक तो ये है कि इसमें ये पहली सिविलाइजेशन थी इसमें बड़े बड़े अर्बन हमको कहना चाहिए सेटअप नजर आते हैं। दूसरा हमको नजर आता है कि जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड हाउसिंग सिस्टम पहली बार एक नजर आया, और न केवल हाउसिंग सिस्टम नजर आया बल्कि उसके एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट के साथ एक कंपेटेबिलिटी वहां नजर आती है। वो एक यूनिक चीज है उतने पुराने समय में। जैसे नीचे आप आते हैं कि कोई इसमें नो एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल आर्मी एंड लिटिल एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्क्वेस्ट। हम एक तो बार बार एक बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बड़ी सिविलाइजेशन है, बड़ी और एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी ये, जो हम लोगों को ये भी एक इश्यू हमारा होना चाहिए कि एग्रीगेन सिविलाइजेशन थी। लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, आर्मी डेवलपमेंट नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जहाँ आर्मी नहीं है, कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, विवाद नहीं है, और इतना बड़ा ह्यूज एस्टेब्लिशमेंट देयर, सो बिना आपके लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के, अकोमोडेटिव सिस्टम के संभव ही नहीं है। और इसी तरह से यहाँ तमाम तरह के जो नो एविडेंस ऑफ सेंट्रल इंपोर्टेंस ऑफ रिलीजन, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिलीजन आपका जो सेंट्रल स्पेस में आता है, और रिलीजन जब हम कहते हैं मैथोलॉजिकल रिलीजन या एक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रिलीजन जो सेंट्रल प्लेस में आता है, तो आपकी डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज हो जाती है। हमने तमाम तरह के दुनिया में आज भी देखते हैं हम, तो यहाँ किसी रिलीजन को सेंट्रल प्लेस नहीं है। मैंने आपसे कहा जो प्रीस्ट किंग है हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ही वाज रिप्रेजेंटिंग धम्मा। जो पाली की बात करते हैं, प्राकृतिक भाषा करते हैं, धम्मा मीन्स नॉलेज। तो नॉलेज को प्रिविलेट कर रहे हैं और नॉलेज के साथ साथ रूल कर रहे हैं। तो वो जो रूल है वो नॉलेज से इंस्पायर रूल है, रिलीजन से इंस्पायर रूल नहीं है। या यू कैन से लाइक दैट है ना। एंड हाई लेवल ऑफ वॉलंटरी स्टैंडर्डाइजेशन ओवर एन इम्पॉसिबल लार्ज एरिया, लार्ज सिटीज विद वेल प्लान एमिनिटीज। आप इसमें एमिनिटीज वेल प्लान से, आज भी इस दौर में भी हम एमिनिटीज के लिए आज भी कितना स्ट्रगल है, कितना हमारे अंदर रिसेंटमेंट है एमिनिटीज को लेके। उस जमाने में एमिनिटीज की बात हो रही है, सिटी के अर्बन एरियाज में एमिनिटीज की। नेक्स्ट चलिए। ये इसमें, चलिए इसको स्किप कर लीजिए। ये दिस वाज द पीक टाइम अराउंड 2500 BC। इट वाज पीक ऑफ दिस इंडस सिविलाइजेशन। और आप देख रहे होंगे कि जो ये आपके 3 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, वहां से टूवर्ड्स वेस्ट जो इसका एक प्रोलिफरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न नजर आ रहा है, पीक पे ही नजर आने लग गया है। क्योंकि जब आप कोई भी पीक आप देखते होंगे, कोई आज भी बड़ा शहर, बड़ा नगर बसता है, तो एक समय के बाद पॉपुलेशन प्रेशर के चलते वो रिलोकेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो पेरिफेरीज की तरफ मूवमेंट करता है। उस टाइप की कुछ थ्योरी यहाँ है, और वो अपने पीक टाइम पे ये लोग अवेयर हो गए थे और वहां से शुरू किया। और ये जो आजकल जो चीजें डेवलप की हैं, ये डेवलप की हैं मैंने भी वहीं से ली है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जो साइंस के और एटॉमिक साइंस के लोग हैं, न्यूक्लियर साइंस के लोग हैं, वो अपने कुछ थ्योरी के आधार पर इस टाइप के कंक्लूजन लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए। ये जो नेक्स्ट चलिए, ये जो फ्लॉक्स मूव करे, वो एक तो डायरेक्शन देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन इनका वैसे डायरेक्शन रेलियर मैनर में है। और इन जो डायरेक्ट मूवमेंट करने वाले लोगों को एंशियंट ट्राइब्स कहा गया है। इंडिया में जितनी भी एंशियंट ट्राइब का कंसेप्ट है, वो जो इंडस सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट्स हैं, जो वहां से माइग्रेट करके लोग निकले, रीलोकेट हुए, वो लोग एंशियंट ट्राइब्स कहलाए। और आज की जो मॉडर्न ट्राइब्स है वो इन्हीं एंशियंट ट्राइब्स की डिसेंडेंट्स हैं। ये अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक का एक स्ट्रेच है लंबा। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे, ये तो ईस्ट टू वेस्ट का है, नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो अप टू द रिवर ऑफ गोदावरी, फ्रॉम foothills of Himalaya to river of Godavari, this type of stretch was there, and these tribes established various types of governing systems। वहां से इंडस से रिलोकेट होने के बाद पूरे डेक्कन प्लेटू में तो केवल थोड़ा सा गोदावरी से पार कर पाए, लेकिन ईस्ट वेस्ट के पूरे कॉरिडोर में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में खास तौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और आज का बांग्लादेश, इनमें बड़े डेंसी तरीके से इन्होंने उनको रिलोकेट किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गवर्निंग सिस्टम्स वहां एस्टेब्लिश किए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि चाहे जो गवर्निंग सिस्टम ने एस्टेब्लिश उन्होंने किया हो, लेकिन उनके डीएनए में जो इंडस का एक डेमोक्रेटिक और एक उस एटीट्यूड का एक डीएनए जो उनका था, उसको वो कैरी ओवर करके गए। और बाद के दौर में जो भी उन्होंने गवर्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश किए, बात दूसरी लोकेशंस पे, वहां वो एक रूप में या दूसरे रूप में रिफ्लेक्ट होते रहे। नेक्स्ट प्लीज। और ये हम जब लगभग बुद्ध के समय में आते हैं, आप देखेंगे
एंथ्रोपोलॉजिकली भी, नेक्स्ट प्लीज, जब वो प्रीस्ट किंग जो इंडस का है उसके स्कल्पचर को आप इक्वेट करेंगे तो वो लगता है कि ये बुद्ध का एंसेस्टर ही है, और एंथ्रोपोलॉजिकली नाउ इट इज प्रूव्ड कि वो उनके एंसेस्टर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि बाद के टाइम में जब बुद्धिस्ट है या जैनिज्म आया या बाद का दौर का जो वैदिक सिस्टम है, दे ऑल वर डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन पीपल। उसमें आइडियोलॉजी के हिसाब से, बिलीफ के हिसाब से वैदिक कल्चर डेवलप हुआ, बुद्धिज्म डेवलप हुआ, जैनिज्म डेवलप हुआ। तो वो एक ही एथनिक ग्रुप के लोग हैं, वो ऐसा कोई ऐसा उसमें अंतर नहीं है। इसलिए नेक्स्ट प्लीज, जो बाद में बुद्ध के समय में हुआ वो भी एक तरीके से इंडस का ही ट्रेडिशन है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो चक्र मैं आपसे कह रहा था, नेक्स्ट प्लीज, ये अशोक के समय का है। इस चक्र की एक कहना चाहिए झलक हमको इंडस सिविलाइजेशन के दौर में मिलती है। दिस नॉलेज ऑफ व्हील ऑल्सो प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक, टाइम ऑफ बुद्धा। एंड सारनाथ में इसका अल्टीमेट कल्मिनेशन होता है, इसका जो एक्सट्रीम आता है जो उस आइडियोलॉजी का या उस विचार का, उस शासन व्यवस्था का। और वहीं सारनाथ से जब भारत आज का मॉडर्न डेमोक्रेसी भारत में आई, तो वो सिंबल्स जो इंडस से हमको कैरी करते हुए आ रहे थे वही सिंबल पिक किए गए, चाहे वो सारनाथ का चार शेख एम्बलम हो, चाहे वो नेक्स्ट प्लीज, चाहे वो आपका ट्राई कलर हो, चाहे ये अशोक चक्र हो। ये एक रिच ट्रेडिशन है फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी तक की, एक कहना चाहिए एक जर्नी है। वो जर्नी के ये साक्षी हैं जो मैंने वो एक कुछ चीज कोरिलेट करने की कोशिश आपके सामने की है यहाँ। नेक्स्ट प्लीज। एंड ये जो लोग थे जो बाद के दौर रिलोकेट हुए, वो एक जनपद कंसेप्ट लेके आए। अब जनपद कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाह रहा था, लेकिन अब समय नहीं है तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। जनपद मीन्स ये इसको ये मानिए कि जो जहाँ जो जो जिसको हम एंशियंट ट्राइब कह रहे हैं और जहाँ वो सेटल हुए, और सेटल होके एक जन को एक जन से लेके फैमिली के लिए एक क्लेन ग्रुप डेवलप हुए, फिर एक सेटलमेंट बना, छोटे छोटे सेटलमेंट बने, और वो कालांतर में एक रूलिंग यूनिट के रूप में डेवलप हुए। जो रूलिंग यूनिट डेवलप हुए तो वहाँ और तरह की एक्टिविटीज आई और उनको जनपद कहा गया। और बिहार के, उत्तर प्रदेश के एरियाज में आज भी जिलों को जनपद कहा जाता है। और ये तमाम तरह के जनपद की जो चीजें आई वो रिपब्लिक थे जिनको गणसंघ कहा गया। इन जनपद में रूलिंग्स, कई जनपद ऐसे थे जहां प्योरली देवर रिपब्लिक्स, उनको गणसंघ कहा गया। कई रिपब्लिक ऐसे थे जहां डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नेंस के लक्षण थे, जो नॉट एंटायरली रिपब्लिक्स, नॉट एंटायरली डेमोक्रेटिक, बट दे वर हैविंग सम इम्पैक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। और कुछ ऐसे थे जो मोनार्की टाइप के थे, कुछ ओलिगोकार्की थे, कुछ मोनार्की थे, कुछ प्योर। सो ऑल मिक्स बैग वाज देयर, राइट फ्रॉम मोनार्की टू अल्टीमेट रिपब्लिक। जो जितनी भी स्पेक्ट्रम में एक डेमोक्रेटिक होती वो सारी इनमें थी। और इसी में राजा जिसको कहा गया है हमारे यहाँ, आज राजा को हम मोनार्की या फ्यूडल मानते हैं, लेकिन पाली में जो राजा का मतलब था वो किंग काउंसिल। क्या मतलब हुआ? एक असेंबली है, एक काउंसिल है, और दे हैव डेजिग्नेटेड समबडी टू हेड द असेंबली, एंड हु वाज द राजा। तो उस राजा उस सेंस में एक डेमोक्रेटिक हेड है, जैसे आज प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उस सेंस में राजा भी एक वहां डेमोक्रेटिक हेड है। लेकिन बाद में चूंकि शब्दों के दौर बदलता है तो अर्थ बदल जाते हैं, उस टाइप की बात कुछ इसके साथ रही। एंड द रिपब्लिक प्रोवाइडेड ए क्लाइमेट इन विच अनऑर्थोडॉक्स व्यूज वर टॉलरेटेड। सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में आपसे कही कि हमारा जो डेमोक्रेसी का एसेंस है भारत की डेमोक्रेसी का, दैट इज नॉट ओनली टॉलरेंस, टॉलरेंस ऑफ अपोजिशन, बट इज द रिस्पेक्ट ऑफ अपोजिशन, जो और भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और उस पुरातन काल में भी उस अपोजिशन को, अनऑर्थोडॉक्स व्यूज को अकोमोडेट करने की टॉलरेंस भी थी और उसको स्वीकार करने रिस्पेक्ट भी थी। दैट्स व्हाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कुड प्रोपेगेट। अगर वो संभावना न होती, अगर वो पॉसिबिलिटी न होती, वो हमारा मिजाज न होता, तो कोई भी रिवाइवल रिफॉर्म का मूवमेंट वो उस वक्त भी नहीं चल सकता था, आज भी नहीं चल सकता था। इसलिए और जो जनपद थे वो जब प्रोग्रेसिवली वो अपने आकार में बड़े होते गए, उनमें ट्रेड और कॉमर्स भी आया, उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज भी आई, उसमें उसमें तमाम तरह की चीजें आई, वो जनपद आज अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए महाजनपद में। और ये महाजनपद का जो कंसेप्ट है वो खास तौर से जो महाजनपद की जानकारी मिलती है वो दो टेक्स्ट हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी है और एक अंगुत्तरा निकाय है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर का आता है। एक दिग्ग निकाय में भी कुछ चर्चाएं मिलती हैं, और उसके आधार पर महाजनपद के बारे में है कि जो 16 एंशिएंट किंगडम्स ऑफ इंडिया, ऑल वर नॉट डेमोक्रेटिक,
हालांकि मोनार्की भी थी इनमें, लेकिन एक डेमोक्रेसी का अंडर करंट फ्लो सारे सारे महाजनपद में था। लेकिन दो महाजनपद वर एंटायर रिपब्लिक, two were the entire republic, but in rest of the 14, this democratic current was underflowing. In some quantum may be different, intensity may be different, but definitely it was flowing across the महाजनपद। तो इसलिए मैं इसको स्किप थोड़ा करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो 16 नेक्स्ट लिए 16 महाजनपद हैं, ये उनकी कैपिटल्स हैं। और ये आज की जो प्रेजेंट लोकेशंस हैं थर्ड पॉइंट में, जहां हम कह सकते हैं कि where this ancient Mahajanpad was located, what was the capital, and we are fortunate enough we are having 9 number, we are having Matsya Mahajanpad, we are having Viratnagar was the capital, and still today you can identify a lot of Buddhist excavations there, lot of Buddhist evidences are available around the Viratnagar, and they are telling the story about this greatness of the place. अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोग खुद भी शायद बहुत लोग हमारे लोग जानते नहीं इस बात को। एक आप जाएंगे विराटनगर में, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, वहाँ एक महामाया मंदिर है। और वो महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की मदर थी। मैं एक बार वहां से निकला तो एकदम बड़ा भीड़ में, क्या कि आसा मेला है, महामाया मंदिर का मेला है। आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कि इतने जनरेशंस के बाद भी जो फोकलोर में या हमारी लोकोक्तियों में या लोक कल्चर में वो मेमोरीज और वो सेलिब्रेशंस, वो विजडम जो है आज भी कंजर्व है। हम लोग देख शायद नहीं पाते उन चीजों को। ये 16 महाजनपद का कंसेप्ट था। ये वो जोग्राफिकल जो नेक्स्ट लिए जो जोग्राफिकल उनका लोकेशन था महाजनपद का, मीणा जी भी बता रहे थे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट लिए ये सोशियो पॉलिटिकल प्रैक्टिस ऑफ महाजनपद। ये क्लियर हो गया कि द डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल और उनके रिडिस्ट्रीब्यूशन डिफ्यूज और रिडिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे यहाँ लोकेशन डेवलप हुई, ये वही लोग थे। और रिलीजियस रिचुअलिस्टिक बिलीफ में तीन टाइप का था इनका, वैदिक था, बुद्धिस्ट था, जैनिज्म था। जैनिज्म बुद्धिज्म में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम डिफरेंस है। वैदिक थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ऑल थ्री स्ट्रीम्स वर देयर। एंड ये बुद्धा से पहले के दौर में महाजनपद स्टैब्लिश हुए, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा वो प्रोपेगेट हुए बड़े अच्छे डायमेंशंस में, और बुद्धा की लाइफ साइकिल होते होते वो पूरा ही बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे महाजनपद। और ये एक ऐसा समय आया कि एक है गणसंघ। महाजनपद मैंने आपसे कहा कि वो एक ग्रेट किंगडम, बड़े किंगडम थे एज फार एज एरिया इज कंसर्न, एज फार एज जोग्राफिकल लोकेशंस आर कंसर्न। लेकिन वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक नहीं थे, दो रिपब्लिक थे और डेमोक्रेसी उनमें मिक्स रूप में थी। नेक्स्ट चलिए प्लीज। लेकिन जो गणसंघ थे वो गणसंघ प्योरली रिपब्लिक थे। वो एरिया में महाजनपद के बराबर नहीं थे। दो ही महाजन, वज्जी और मल्ल, शायद मल्ल का, वज्जी और मल्ल, देवर द रिपब्लिक। लेकिन उनके अलावा जो छोटे जो रूलर्स थे वो रिपब्लिक थे, और उनका ये डिस्क्रिप्शन है कि वो उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कैसे था। वो गणसंघ कहलाते थे। और इसी गणसंघ में से शाक्य गणतंत्र में गौतम बुद्ध पैदा हुए, और लिच्छवी गणतंत्र में महावीर स्वामी पैदा हुए। जो आज हम 26/1949 की बात करते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को इसमें प्रस्तुत कर रहे थे संविधान सभा में, तो बहुत लोगों ने कहा, क्रिटिक ने, कि इट इज द कॉपी पेस्ट ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज। ये भारत के संविधान को आपने वहां से किया है। तो वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, आज के दिन ही कहा ऑन रिकॉर्ड, कि मेरा संविधान वेस्ट की नकल नहीं है। मेरे संविधान के बेसिक इथोज भारत के, प्राचीन भारत के लिच्छवी और शाक्य गणतंत्रों की शासन व्यवस्था से प्रेरित हैं। ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है। तो आज का जो मॉडर्न हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आत्मा भी, उसकी उसकी सोल भी कहीं ना कहीं ये शाक्य लिच्छवी गणतंत्रों के शासन व्यवस्था से ही निकल के आती है। नेक्स्ट प्लीज। अगेन ये गणसंघों की बात है। ये जो हाउ दिस, नेक्स्ट प्लीज, हाउ दिस रूलिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गणसंघ वाज वर्किंग, वो कुछ डिटेल्स थी। आप चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा मैं, अब तो डिस्कशन भी करेंगे। ये दीज आर डिटेल्स ऑफ दिस गणसंघ। 10 गणसंघ थे, शाक्य, बुली, कलाम, ये उनकी कैपिटल है। कोलिया, मग, मल्ल के दो थे, मौर्य, विदेह, लिच्छवी। और इवन जो हमारा चित्तौड़गढ़ का है, ये भी कुछ कुछ जो ये मौर्य ट्राइब है, या जो मौर्य रिपब्लिक था, इसके कुछ डिसेंडेंट आपको चित्तौड़ में मिलेंगे। चित्रांगद मौर्य का जो नाम आता है वो मौर्य, वो वही है जो चित्तौड़ के फाउंडर हैं, वो वही है। नेक्स्ट प्लीज।
ये गणसंगा का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। मैं आपसे कह रहा था कि जो महाजनपद थे, गणसंघ थे, जब बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ा और एक तरीके से वो सारे के सारे गणराज्य गणसंघ मिलके एक बड़े कंट्री में डेवलप हुए अराउंड 321 बीसी, और दैट बिकेम द अशोका एम्पायर, और जो मौर्य एम्पायर बना वो एक बड़ा एम्पायर बना। और उस एम्पायर बनने की भूमिका, नेक्स्ट प्लीज, आज के दौर में इतना बड़ा कंट्री बनाना मुश्किल है, उस दौर में था। और आज भी हम लोग एक कंट्री ग्रुप में, इतने बड़े कंट्री ग्रुप में, इतना डाइवर्स कंट्री, हेट्रोजेनस कंट्री इंटीग्रेटेड है। दैट्स वाई वो डेमोक्रेसी वजह से, तो वो सारे मिलके एक एक जो ग्रेट कंट्री बना उस जमाने में, ये अशोका ग्रेट का कंट्री। नेक्स्ट प्लीज। ये जो आपसे मैं कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन बुद्धिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बुद्धिज्म में और डेमोक्रेसी में एक चोली दामन का साथ है, क्योंकि बुद्धिज्म का बेसिक इथो ही डेमोक्रेटिक है। और इसीलिए, और जो सबसे बड़ा जो एक आपका जो कहना जी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दुनिया में है, सबसे बड़ा सबसे पुराना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को माना जाता है तो बुद्धिस्ट संघ माने जाते हैं। वो आज भी वो इलेक्टेड हेड होते हैं। और जब गौतम बुद्ध से भी कहा गया था कि आप अपना सक्सेसर चुनिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे मरने के बाद आप उसमें संघ की राय से बनाइएगा। ये इस हद तक का डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो भिक्खु संघ के बारे में और धम्म संघ के बारे में जो बात डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, तो बुद्धा धम्मा में द भिक्खु संघ had the most democratic constitution. He was only one of the bhikkhus. At the most, he was like a prime minister among members of the cabinet. He was not monarch. He was not dictator. He was not autocrat. In fact, he was a elected head of the assembly, head of the organization. In that sense, he was a functional head. He was not, heredity was not maintained there, and he was never a dictator. Twice before his death, he was asked to appoint someone as the head of the Sangha to control it, but each time he refused, saying that Dhamma is the supreme commander of the Sangha. He refused to nominate a dictator, refused to appoint a dictator. तो ये जो भिक्खु संघ की जो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, वो आज भी है, उस जमाने में भी थी। नेक्स्ट प्लीज। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात कही गई थी, आज के दिन जो बातें कही गई, मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बातें जब हम अडॉप्ट किया था, वो क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26/1949 को, पॉजिटिवली माय सोशल फिलॉसफी मे बी सेड टू बी एनश्राइंड इन 3 वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. Let no one, however, say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. French Revolution का बड़ा शोर है दुनिया में कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात आई है। और डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को असिमुलेट कर रहा हूँ, सिंथेसाइज कर रहा हूँ। तो ये जो क्रिटिक आती है कि आई बोरोड दीज वर्ड्स फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन, सो ही वाज सेइंग नो, इज इट नॉट एट ऑल, एंड माय फिलॉसफी हैज रूट्स इन रिलीजन एंड नॉट इन पॉलिटिकल साइंस। रिलीजन कौन सा? वो धम्म वाला। I have derived them from the teaching of a master. Who is the master? The Buddha. In his philosophy, liberty, equality, at a place, he gave the highest place to fraternity as the only real safeguard against the denial of liberty or equality or fraternity, which was another name of brotherhood, or humanity, which was again another name of the religion. जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात है, वो आज भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन थीम है, वो जस्टिस के साथ जोड़ के, वो कहीं से बाहर से नहीं आई है, वो हमारी अपनी है। हमारी मुश्किलात ये है कि जो चीजें हमारे यहाँ थी एंशिएंट टाइम में, हमारे यहाँ से बाहर गई और वो रीपैकेजिंग होकर वापस आई, और हमने उनको वहीं से ओरिजिनेट मान लिया। वो हम लोग वर द इंसेप्टिंग पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर गए इस चीज को। और एक डॉक्टर मेरे फिर क्या कह रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी पे, many people think that the constitutional democracy modern times has been borrowed from the west. बहुत लोग सोचते हैं कि ये कंसेप्ट हमने बोरो किया है वेस्ट से, but it's not true. In fact, my inspirations for Republic Democratic Constitution have been the governing system of Shakya and Lichvi republics of ancient India. कि मेरी प्रेरणा लिच्छवी शाक्य गणतंत्र की शासन व्यवस्था रही है, वेस्ट की किसी शासन व्यवस्था से हमने प्रेरित होकर ये संविधान की रचना नहीं की है। और एक मैं आपको इसलिए एक बात, नेक्स्ट प्लीज, मैं और एक रिमार्क के बात बताता हूँ बात आपको। एक लोथन कमेटी का जिक्र आता है, लोथन कमेटी के बारे में मैं थोड़ा डिटेल चर्चा करना चाहता था, लेकिन एक दो बात कह के खत्म करूंगा। पहली बार दुनिया की डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, एंशिएंट डेमोक्रेसी की बात हो रही है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी इट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाज गिवन। और इसका मायने क्या है
कि हर जो बालिग व्यक्ति है उसको वोट का अधिकार होगा। ये दुनिया के इतिहास में, डेमोक्रेटिक इतिहास में पहली बार हुआ, इंक्लूडिंग वुमेन। जो वेस्ट के कंट्रीज कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी सिखाई है, वो वेस्ट के कंट्रीज को 500 साल लगे महिला को मत का अधिकार देने के लिए। वहां जो मत का अधिकार आया है लोगों को, वो शने शने आया है, एक वर्ग को, कुछ लोगों को, कुछ प्रभुत्व वाले लोगों को, कुछ इलीट लोगों को। लेकिन इंडिया वाज द ओनली कंट्री हु एक्सरसाइज दिस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन जस्ट अ मोमेंट, इंक्लूडिंग वुमेन। और लोथिन कमेटी जब आई थी इसको, इस मताधिकार के प्रश्न करने के लिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर वाज रिप्रेजेंटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कि भाई लोथिन कमेटी इस बात के लिए रजामंद हो कि हमको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आना चाहिए, और वी मस्ट बी थैंकफुल टू हिम कि वो ऐसा आया। और इंडिया इज द ओनली कंट्री, स्टिल टुडे इंडिया इज द ओनली कंट्री, वो एक ही बार में आया। और हिस्टोरिकली मैं आपसे कहना चाहूँ, जो हम जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडियन एटीट्यूड एंडेवर मेक्स द डीएनए ऑफ डेमोक्रेसी। जो भारत का मिजाज है और हमारा जो एक व्यवहार है, वो डेमोक्रेसी का डीएनए बनाता है। एंड इट मेक्स अवर डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेसीज। और इस मायने में हमारी डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी से भिन्न है। हमारी डेमोक्रेसी मैकेनिकल नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Where smaller political entities emerged as countries and nations, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया भर में लोकतंत्र के नाम पे क्या हुआ कि it is the emergence of aspirations, it is the manifesto aspirations, and many disintegration we have seen in the name of religion, in the name of ethnic groups, in the name of linguistic groups। आपने देखा होगा तमाम कंट्रीज बन गए, आजाद हो गए, डेमोक्रेटिक। हम इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूज इन डिसइंटीग्रेशन वाज देयर इन द नेम ऑफ। आप किसी के किसी विचार की बात कर लीजिए, किसी एथनिसिटी की बात कर लीजिए, रिलीजियस बात, लेकिन इंडिया इज द ओनली कंट्री जो डेमोक्रेसी से इतनी डाइवर्स, इतना हेट्रोजिनस, इन जितनी हेट्रोजिनिटी भारत में शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। चाहे एथनिक ग्रुप हो, चाहे रिलीजन हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, बिलीफ्स हो, इथोज हो, हमारे रिचुअल्स हो, कल्चर्स हो, दे आर सो डाइवर्स। इवन दो such a diverse country, such a heterogeneous country is united, integrated, and not integrated in recent times, integrated since the time of Ashoka. Historically, thousands of years have passed. This is the our democracy. This is our brand of democracy, जो हमको बाइंड करती है, जो हमको जोड़ती है, जो हमको इंटीग्रेट करती है। ऐसा नहीं कि एक नाम चला और जैसे इंटीग्रेट हो गए। So again, I will point out this next, please. Point out this, our democracy need to be social. हमारा सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। अगर राजनीतिक लोकतंत्र हुआ और राजनीतिक अतिवाद का शिकार लोकतंत्र हुआ, तो वो लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। हमको हमारे लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र रूप में परिवर्तित करना ही चाहिए, क्यों हमारी डीएनए वही है, हमारे लोकतंत्र की पुरानी विरासत वही है कि हम सामाजिक लोकतंत्र रहे हैं। और आज के दौर में सामाजिक लोकतंत्र है तो भारत के लोकतंत्र को खतरा नहीं होने वाला। और वही बात, लिबर्टी नेक्स्ट प्लीज, लिबर्टी, इक्वलिटी, fraternity, justice. This is the core words of Indian democracy across the ages. Since last 10,000 years, we have been living with these four words in one way or another. But still, we are believing in these words, and not in words, what the philosophy behind these words. So thank you very much for the organizer, sir, Dean sir, for giving me opportunity, a late opportunity, but at least opportunity. So to interact you and share the views. If any question, any, is you most welcome. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saab, for very scintillating lecture. In a time limit, you have given almost every aspect of the talk. Thank you, sir.